हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दर्शना क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनू प्रताप और मैं वापस आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। हम लोग रिवीजन सीरीज कर रहे थे और रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने एक खास बात देखी कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की भी बात करी हमने। ठीक है, आज हम उन्हीं चीजों को देखेंगे कि और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और देखेंगे कि उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, और ये चीज का ध्यान रखना कि ये पेपर जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन ना बहुत आसान आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आता। एक दो मैं आपको एडवांस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और उसमें आप देखेंगे कि एडवांस के क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस आए हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो आप करेंगे, जो आप पढ़ेंगे, बस उतने पे अगर आप सही से फोकस करें और जो आपने पढ़ा है उन पे ध्यान दें तो बहुत आसानी से आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक क्लियर, सही से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे सही। पहला चीज। दूसरा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने पिछली क्लास में भी बोला था आप लोगों को और मैं इस क्लास में भी आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप मेरा रिवीजन लेक्चर देखने आए तो एक बार अपना टॉपिक जरूर पढ़ के आए। एटलीस्ट गिव इट अ रीडिंग बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस। Also, this will also help your memory to that how much you retain those things. ठीक है, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना। तो एक बार टॉपिक जरूर पढ़ के आएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ पास्ट ईयर्स में और देखेंगे कि क्या हम कैसे हम उनका सॉल्यूशंस निकालें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ना, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पहले हेडिंग डालते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने हेडिंग डाल दी। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन kilojoules per mole, electron gain enthalpy in kilojoules per mole of fluorine, bromine, chlorine, of fluorine, chlorine, bromine and iodine is respectively फर्स्ट आपके पास क्या है? -296 ऑप्शन, -296 -325 333 25 333 349। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? सेकंड ऑप्शन आपके पास है -333 -349 -325 एंड -296। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है? थर्ड ऑप्शन आपके पास है -349 -333 -325 -296 है ना। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है -333 -325 -349 एंड -296। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैन का अटेम्प्ट था, जैन 2020 मेंस है ना, जैन 2020 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब से पूछा गया था कि आप ये बताइए कि इसमें क्या होगा वैल्यूज है ना, किस तरह से वैल्यूज वेरी करेंगे। अब देखो आपसे क्या पूछा गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाते समय क्या होती है? रिड्यूस होती है, कम होती जाती है। माइनस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस साइन जस्ट रिप्रेजेंट्स एनर्जी रिलीज, इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग एल्स। ठीक है, बस हमें पता है कि एनर्जी क्या होगी? रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी डाउन द ग्रुप जाते समय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप रिड्यूस होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप क्या होगी? रिड्यूस होगी। माइनस साइन इज इररेस्पेक्टिव, माइनस साइन के हटा के। क्यों? क्योंकि माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इट ओनली रिप्रेजेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। अब चलिए डाउन द रिड्यूस हुई तो देखने से आंसर आपको ये लगेगा, देखने से आंसर आपको ये लगेगा कि डाउन द ग्रुप रिड्यूस हो रही है। ठीक है, 296। ठीक है, लेकिन आंसर को ये लगेगा बट डाउन द ग्रुप रिड्यूस हो रही है, बट ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। यहीं पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैंने आपको एक चीज करवाई थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैंने आपको बोला था कि वो चीज आपको ध्यान रखनी है। वो चीज क्या थी? मैंने आपको एक चीज खास बताई थी कि जब
थर्ड पीरियड और सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, थर्ड पीरियड और सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, या स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, या स्टेबल आयन बनाता है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड वाला क्या बनाता है, स्टेबल आयन। सेकंड पीरियड वाला क्या बनाता है, अनस्टेबल, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं बनाता। व्हिच मींस ये आसानी से, थर्ड पीरियड वाला आसानी से ग्रैब करेगा इलेक्ट्रॉन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द थर्ड पीरियड वन विल बी मोर rather than compared to the second period one। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं, which means मैं कहना चाहिए चाह रहा हूं कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी देन फ्लोरीन। ये बात समझ आती है? क्लोरीन की ज्यादा होगी देन फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। अब क्लोरीन का साइज अगर बड़ा है तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के वो जो कॉम्प्लेक्स या आयन बनाने वाला है वो काफी स्टेबल आयन है कंपैरेटिवली देन फ्लोरीन माइनस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रैब करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी कंपैरेटिवली मोर देन फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन रेजिस्ट करेगा। फ्लोरीन बोलेगा यार आगे चल के मैं जो कंपाउंड आयन बनाने वाला हूं वो अनस्टेबल आयन है, एंड आई वुड नॉट लाइक टू मेक दैट आयन। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कम बनाएगा। ध्यान से समझना कि फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की ज्यादा है। थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है, सेकंड पीरियड की कम होती है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो थर्ड पीरियड की ज्यादा, सेकंड पीरियड की कम, और उसके बाद डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। तो इसकी वजह से आंसर क्या होता है, थर्ड, सेकंड। इसकी वजह से आंसर क्या होगा, सेकंड। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है, सेकंड पीरियड का कम होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ब्रोमीन का साइज ही बड़ा है, लेकिन बेटा ब्रोमीन में यहां पर दो फैक्टर्स लग रहे हैं। एक तो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर लग रहा है बिकॉज ऑफ साइज, है ना, एक तो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर लग रहा है बिकॉज ऑफ साइज। दूसरा जो फैक्टर हमारा लग रहा है वो लग रहा है जेड इफेक्टिव का। अरे भाई साहब, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं खींचूंगा ही नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन ग्रैब कैसे करूंगा? तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी भी तो मेरे में होनी चाहिए। अब अगर ब्रोमीन और आयोडीन की बात करो तो उनमें पुल करने की एबिलिटी है ही नहीं इतनी ज्यादा, तो उनसे आगे वो फ्लोरीन से आगे निकल ही नहीं सकते। इस वजह से फ्लोरीन इन दोनों से तो ज्यादा रहता है, लेकिन क्लोरीन से ज्यादा नहीं रह पाता। इस वजह से क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा देन फ्लोरीन। ये बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Within each pair of element, that is फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है, ये एक पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सल्फर और सेलेनियम, सल्फर एंड सेलेनियम, ये एक पेयर है। एंड नेक्स्ट आपके पास लिथियम एंड सोडियम, ये एक पेयर। ठीक है, respectively the element that releases more energy upon electron gain, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, कि विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट, आपके पास पेयर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, द एलिमेंट दैट रिलीजेस मोर एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है। पहला ऑप्शन आपके पास है Cl, फर्स्ट एलिमेंट से Cl, सेकंड से S, थर्ड से लिथियम, ये आपके पास ऑप्शन है ना। सेकंड ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन आपके पास है। ये ऑप्शन क्या है आपके पास, फ्लोरीन, फर्स्ट से फ्लोरीन, सेकंड से सल्फर ही रहेगा, एंड थर्ड से उसने बोला लिथियम ही रहेगा। बी सी, फर्स्ट से फ्लोरीन ही रहेगा, सेकंड से सेलेनियम हो जाएगा, एंड थर्ड से सोडियम आ जाएगा, और फिर डी हो जाएगा कि फर्स्ट से क्लोरीन, सेकंड से सेलेनियम, एंड थर्ड से लिथियम, सोडियम। ठीक है, आपको ये बताना कि कौन सा आंसर होगा, है ना, कौन सा आंसर होगा। अब देखो सिंपल चीज है, आपको इंडिविजुअली इन पेयर से कंपेयर करना है, आपको इंडिविजुअली देखना है कि किस में ज्यादा होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में ज्यादा होगी, मोर एनर्जी किस में रिलीज होगी, फ्लोरीन या क्लोरीन। यहां भी बताया मैंने आपको कि क्लोरीन में रिलीज होती है। अच्छा बता दो कौन सी ईयर का है, जैन 2020,
मेंस, जैन 2020 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन की ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली सेकंड थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है, चलिए बढ़िया। अच्छा, सल्फर और सेलेनियम में किसकी ज्यादा होगी? देखो, सल्फर इज द थर्ड पीरियड एलिमेंट, सेलेनियम इज द फोर्थ पीरियड एलिमेंट, तो सल्फर की ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है, सिर्फ सेकंड और थर्ड में चेंज आता है, थर्ड और फोर्थ में चेंज नहीं आता। तो सल्फर का साइज छोटा है, उसकी जेड इफेक्टिव ज्यादा है, उसकी वजह से वो आसानी से ग्रैब करता है इलेक्ट्रॉन को, जबकि सेलेनियम नहीं कर पाता। तो इसमें किसका होगा? सल्फर का, उसमें क्लोरीन का है। और इन दोनों में, अब इन दोनों में ध्यान से देखो, अगर इन दोनों में आप ध्यान से देखोगे तो लिथियम और सोडियम में किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है, लिथियम का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, यहां पर लिथियम की ज्यादा होगी। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या बन जाता है? क्लोरीन, सल्फर एंड लिथियम, क्लोरीन, सल्फर एंड लिथियम, है ना, क्लोरीन, सल्फर एंड लिथियम। आपका आंसर बन जाता है क्लोरीन, सल्फर एंड लिथियम। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपसे ये पूछा गया था कि किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपको बस चूज करना था इंडिविजुअली, है ना। आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच प्रॉपर्टी ट्रेंड ये है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, सेकंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास, और आपसे पूछा गया कि किसका ज्यादा होगा क्रॉस द पीरियड, किसका प्रॉपर्टी, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब आपको ये पता है कि एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड क्या करता है? ये तो डिक्रीज करता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विच प्रॉपर्टी ट्रेंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड जाने पे कौन सी प्रॉपर्टी का ट्रेंड जो है वो डिफरेंट है, ये पूछा गया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड डिक्रीज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, लिथियम की सबसे कम होती है, व्हिच मींस अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या करता है? इंक्रीज करता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, सबसे कम लिथियम की अपने पीरियड में, तो क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या करेगा? लिथियम से फ्लोरीन जाने पे क्या करेगा? इंक्रीज। ऑटोमेटिकली आंसर या तो एटॉमिक रेडियस होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, क्योंकि इन दोनों में चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है ना ऑलरेडी। चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लें। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बेटा? अक्रॉस द पीरियड क्या करेगी? इंक्रीज करती है। हाँ, देयर आर स्लाइट चेंजेस, देयर आर फ्यू चेंजेस, बट जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड क्या है? इंक्रीज करती है, वो डिक्रीज नहीं कर रही, वो इंक्रीज ही करती है, ठीक है। तो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी का भी ट्रेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है? मुश्किल। तो जनरल ट्रेंड क्या है? इंक्रीज कर रही है। देखो, हमें ना यहां पर क्वेश्चन की बाल की खाल नहीं निकालनी, हमें एक बहुत सिंपल सी चीज देखनी है कि हमें जनरल ट्रेंड बताना है कि जनरल ट्रेंड क्या होगा। जनरल ट्रेंड के बेसिस पे बताना है कि क्या आंसर क्या होगा। अब यहां पर आप बोल दो कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सोडियम की कम होती है, नाइट्रोजन कम होती है, तो पीछे आना चाहिए। बेटा हमें जनरल ट्रेंड की बात करी गई है, सबको एक साथ रख के बात करी गई है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट बाकी समय आप देखोगे तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है, वो जनरल ट्रेंड नहीं है। वैसे आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आप वैसे नहीं बोल सकते। एटॉमिक रेडियस में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा ही, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जनरल ट्रेंड की बात करो, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी में जनरल ट्रेंड क्या है? वो क्रॉस द पीरियड इंक्रीज कर रहे हैं। क्रॉस द पीरियड क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। अगर वो क्रॉस द पीरियड इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस क्रॉस द पीरियड डिक्रीज कर रहा है, हमें क्या ढूंढना था? ये देख रहे हो, डिफरेंट ढूंढना था। हमें क्या ढूंढना था? डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, three elements of third period x, y and z। ये एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड x, y, z नाम नहीं दिया उनका। such that the oxide of x, such that the oxide of x is acidic, y is amphoteric, and z is basic, ठीक है। the order of atomic number of three elements,
the order of atomic number of 3 elements is, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं लिखते, इसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मतलब आप ऑप्शन देख के भी आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास x y z, इनके आपके ऑक्साइड्स का नेचर दे रखा है और ऑक्साइड्स के नेचर के बेसिस पे आपको ये बताना है कि किस तरह क्या एटॉमिक नंबर होगा। अब पहली चीज सेम पीरियड के, तो आपको एक चीज पता है कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात की, क्या बढ़ता है आपका, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। लेफ्ट टू राइट है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए पहली चीज समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है ना। क्या इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक नेचर। ये भी आपको पता है कि लिथियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा और फ्लोरीन सबसे कम, सोडियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा और क्लोरीन सबसे कम, है ना। तो नॉन मेटालिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब अगर नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज कर रहा है तो अक्रॉस द पीरियड जाने पे जो बनने की पॉसिबिलिटी होगी वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, बेसिक ऑक्साइड। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, समझो। यहां पर सॉरी एसिडिक ऑक्साइड, यहां पर अगर आप CO2 को देखो तो CO2 इज अ एसिडिक ऑक्साइड, है ना। SO2 इज अ एसिडिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसिडिक। कैसे पता चलेगा, उनको पानी में डालो एसिड बनाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे Na2O, मेटल का जो ऑक्साइड है अगर उसको पानी में डालो तो क्या बनाएगा, बेस, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड। व्हिच मींस मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। अब अगर अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो क्या होता है, बेसिक से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिडिक में। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक कन्वर्ट हो रहा है। और बीच में कहीं पर एम्फोटेरिक होगा, क्योंकि एम्फोटेरिक के दोनों ही नेचर होते हैं, एम्फोटेरिक के दोनों ही नेचर होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, आपका नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, आपका जो ऑक्साइड का नेचर है वो बेसिक से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिडिक में कन्वर्ट हो रहा है। और बीच में क्या है, एम्फोटेरिक है, बीच में क्या है, एम्फोटेरिक है। व्हिच मींस अब हम यहां से देखो, अब यहां से हम बोल सकते हैं जो आपके पास x y z है, बस x y z है, तो x क्या है, एसिडिक। व्हिच मींस वो कहां लाई कर रहा होगा, राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। बीच में कौन लाई कर रहा होगा, x यहां कहीं पे लाई कर रहा होगा, है ना। y और आपके पास y क्या है, एम्फोटेरिक, तो y यहां कहीं पे लाई कर रहा होगा। और z क्या है, बेसिक, तो z यहां कहीं पे लाई कर रहा होगा। अब अक्रॉस द पीरियड जाते समय आपका एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा, x का, फिर y का, फिर z का। क्लियर है, एटॉमिक नंबर कैसा होगा, x का सबसे ज्यादा होगा, y का उसके बाद सबसे कम किसका, z का। From left to right atomic number is increasing, ये तो सिंपल चीज है। From left to right non metallic character is also increasing। अब अगर नॉन मेटल है कोई चीज तो उसका जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, ये हमें पता है। और अगर कोई चीज मेटल है उसका ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, ये भी हमें पता है। Which means एसिडिक इधर है राइट हैंड साइड पे, बेसिक इधर है, बीच में क्या लाई करेगा, एम्फोटेरिक। वो तो डेफिनेट है, क्यों, क्योंकि जो एम्फोटेरिक नेचर होता है वो कैसा होता है, वो एसिडिक भी दिखा सकता है, बेसिक भी दिखा सकता है, तो बीच में वो कहीं पर लाई करेगा। Which means अगर एसिडिक राइट हैंड साइड पे है तो x यहां पर लाई करेगा, एम्फोटेरिक बीच में तो y यहां पर लाई करेगा, बेसिक भी इधर है तो z यहां पर लाई करेगा। अब अक्रॉस द पीरियड जाते समय एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, x का होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, x का, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था, आसानी से हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए था, x सबसे ज्यादा, फिर y, फिर z। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम। देखो क्वेश्चन 4 होगा ना, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, वेनेडियम मैग्नीज, क्रोमियम मैग्नीज आयरन, क्रोमियम मैग्नीज, मैग्नीज एंड आयरन respectively 23, 24, 25, 26, ठीक है। ये है क्या बताना है, which on the following, which one of these may be expected to have higher second ionization energy, which one of these may be
expected to have, may be expected to have the higher second ionization energy, the higher second ionization energy। ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन में आपको दे रखा है ए Cr, B Mn, C Fe और D वेनेडियम। ठीक है, ये ऑप्शन में दे रखा आपसे। ठीक है, ये पूछा गया। देखो सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब देखो पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ठीक है, ठीक है, इसकी क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो क्या होगी 3d5 4s1। दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इसकी। ठीक है, इसको यहां में लिखे, थोड़ा सा आगे लिख देते ताकि सही से लिखे, है ना। यहां लिखो 3d5 4s1, है ना, 4s1। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। चलो, अब इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हटाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन जब हटाऊंगा तो किसमें हटेगा, क्या बन जाएगा Cr+, और Cr+ जब बनेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी 3d5, और यहां से फिर हमें एक Ip2 निकालना होगा, यहां से मैं क्या निकालना होगा Ip2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा 25 है, तो 3d5 4s2 ये है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से हटाऊंगा तो क्या बनेगा Mn+ बनेगा। Mn+ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, तो Ip2, यहां पर भी Ip2 निकालनी है ना। नेक्स्ट आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d6 4s2, इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन हटाने पे मेरे को मिलेगा Fe+, और Fe+ के साथ क्या मिलेगा 3d6 4s1। ठीक है, और फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो Ip2 यहां पर आएगा, इसकी Ip2 यहां आएगी। ठीक है, अच्छा वेनेडियम में क्या है 3d3 4s2, 3d3 4s2 है ना, ये है। इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो क्या आएगा, इसमें आएगा वेनेडियम प्लस 3d3 4s1, और फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो Ip2। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें सिर्फ Ip2 बतानी है, सेकंड हायर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिट। ये स्टेबल इतनी ज्यादा नहीं है, ये भी स्टेबल इतनी ज्यादा नहीं है, ये भी स्टेबल इतनी ज्यादा नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, क्रोमियम की, तो उसकी Ip2 क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर क्रोमियम। आंसर क्या आ जाएगा, क्रोमियम। कि आपको ये देखना है कि आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। क्रोमियम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। जबकि यहां पर बाकी सब में नॉर्मल है। देखो Mn में देखो तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये हाफ फिल्ड हो रहा है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा हायर नहीं होगी। इसकी भी ज्यादा हाई नहीं होगी, इसकी भी ज्यादा हाई नहीं होगी, लेकिन इसकी क्योंकि ये स्टेबिलिटी से इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल से आयन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इस वजह से क्रोमियम की सबसे ज्यादा होती है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल सा आंसर था, आंसर था क्रोमियम, है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Among the Al2O3, SiO2 and P2O3 and SO2. Among Al2O3, SiO2, P2O3 and SO2. P2O3 and SO2. The correct order of acidic strength. The correct order ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो इसके लिए तुम्हें ना उसकी जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए ऑप्शंस की, तुम्हें डायरेक्टली इससे आंसर निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन था इसमें, पहला ऑप्शन ये था, सॉरी पहला ऑप्शन ये था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था आपके पास
ठीक है, ये क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो, तुम देख सकते हो क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद आंसर देखो। अब वो सबसे सिंपल आंसर है। क्यों सबसे सिंपल आंसर है? एक, जो भी आपको आयंस दिए, एनायंस दिए गए, कैटायंस दिए गए ना, वो सारे एक ही पीरियड के हैं, ठीक है। देयर आर थर्ड पीरियड, तो बहुत आसान हो जाएगा उसको निकालना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अक्रॉस, देखो अभी अक्रॉस द पीरियड जा रहा है, तो एल्यूमिनियम पहले आता है, एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के बाद क्या आता है? फास्फोरस आता है, फास्फोरस के बाद सल्फर आता है। अक्रॉस द पीरियड जा रहा है, अक्रॉस द पीरियड जा रहा है, तो क्या हो रहा है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने से उसको ऑक्साइड का नीचे क्या हो जाता है? ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ऑक्साइड का नीचे क्या होता है? एसिडिक। तो क्या हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक उतना ज्यादा एसिडिक। तो यहां पर क्या हो रहा है? क्रॉस द पीरियड जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? सल्फर SO2 सबसे ज्यादा, उसके बाद P2O3, उसके बाद SiO2, उसके बाद Al2O3। आंसर क्या होगा? 4। आंसर क्या होगा आपके पास? 4th आंसर, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आसान ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है ना। आज बहुत सारे क्वेश्चन करने बेटा, अभी हमने आधे ही किए हैं, थोड़े आधे और बचे हैं, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें मतलब एग्जामिनेशन में कभी ना कभी पूछे गए हैं, और इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार बार, कोई ना किसी ना किसी तरह से ट्विस्ट करके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7। Oxygen has more but ठीक है, O minus has comparatively larger size than O minus has comparatively then oxygen. ठीक है, ये आपसे बोला गया है। ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो पहला रिएक्शन है कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो एनर्जी से पता चल रहा है, ठीक है। एंड सेकंड एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप एज शोन बिलो। तो सेकंड क्या है? एंडोथर्मिक स्टेप एज शोन बिलो, क्योंकि एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अब ये दिया, दिस इज बिकॉज, रीजन क्या है कि पहला स्टेप एक्सोथर्मिक एंड सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअली डिस्कस करना शुरू करते हैं। आंसर आपका ए है इसमें, ठीक है, बट इंडिविजुअली डिस्कस करना नीचे शुरू करते हैं, ठीक है। O माइनस हैज कंपैरेटिवली लार्जर साइज देन ऑक्सीजन एटम। बिल्कुल ये कोई ऐसा लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि किसी का साइज ज्यादा होगा तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा या फिर एक्सोथर्मिक हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो ज्यादा हो, उस पर डिपेंड जरूर करता है, लेकिन साइज से ये हम डिफाइन नहीं करते कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, राइट। तो फिर ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि साइज से डिटरमाइन नहीं करेगा। ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी तो बॉन्ड के केस में आती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस कब आता है? जब ऑक्सीजन और किसी वाई के बीच में बॉन्ड बन रखा हो। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के केस में हम यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, Eg की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस आता ही नहीं, तो अगेन ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल सही बात है, किसी चीज की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो तो वो क्या करेगा? एक्सोथर्मिक। तो पहला रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए, लेकिन सेकंड क्या होगा? सेकंड का डिस्क्राइब नहीं करता, सेकंड डिस्क्राइब नहीं कर पाता। सेकंड क्यों एंडोथर्मिक हो रहा है ये अभी भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, ठीक है, हाई हो सकती है, लेकिन उसमें जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो क्यों ऐसा हो रहा है कि वो उसमें नेगेटिव में जा रहा है। सेकंड फर्स्ट वाला नेगेटिव में जा रहा है, सेकंड वाला पॉजिटिव में जा रहा है। मतलब फर्स्ट वाला एक्सोथर्मिक हो रहा है, सेकंड वाला एंडोथर्मिक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये फिर भी डिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि अगर एफिनिटी ज्यादा है तो सेकंड वाला भी एक्सोथर्मिक होना चाहिए, तो वो भी डिस्क्राइब नहीं कर पाता, तो ये भी गलत है। लास्ट, O माइनस आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ। अब O
इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये एक्सेप्ट आसानी से करेगा, एक्सेप्ट आसानी से करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच में, तो एनर्जी रिलीज होगी, ये तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आ गया, ये तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा। अब जब ये O माइनस बना तो O माइनस इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, O माइनस इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। क्यों रेजिस्ट कर रहा है बेटा, ये O माइनस इस इलेक्ट्रॉन को इसलिए रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर ये रिपेल करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन के अंदर डालना मुश्किल हो जाएगा, इसके शेल में डालना मुश्किल हो जाएगा, और जब इसको डालना मुश्किल हो जाएगा तो आपको बाहर से एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर बाहर से एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। वही चीज ये कह रहा है कि O माइनस आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। जो O माइनस आयन है वो अनदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, और जब वो उसको रेजिस्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 1, जहां पर O माइनस आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा, आंसर बहुत सिंपल था, जल्दी हो जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस साल का एडवांस क्वेश्चन है ना, इस साल का एडवांस क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे 7 हो गए है ना, 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ionization enthalpies I1, I2 and I3 of four atoms with atomic number n, n plus 1, n plus 2 and n plus 3, where n is less than 10. ठीक है, 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज दे रखी, I1, I2, I3। ठीक है, नंबर है 1681337 1681337 6050। नेक्स्ट आपके पास 2081 3952 612। नेक्स्ट आपके पास 496 4562, लास्ट हो जाएगा 6910, एंड लास्ट आपके पास 7381451 7731 7381451 ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा गया कि आपको n की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, n क्या है ना, n सॉरी n, यहाँ पर n है, ये n plus 1 है, n plus 1, n plus 2, n plus 3। ठीक है ना, अब बताना n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमें जज करना पड़ेगा कि कौन से उसमें आएगा। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाला कम है, सेकंड वाला ज्यादा है, which means ये कौन से ग्रुप का पार्ट हो सकता है, ये ग्रुप 1 का पार्ट हो सकता है। देखो ग्रुप 1 में क्या होता है कि फर्स्ट आईपी कम होती है लेकिन सेकंड आईपी जो है IP2 है वो हाई होती है। ऐसा क्यों होता है, फॉर एग्जांपल हम लिथियम ले लेते हैं, लिथियम की फर्स्ट आईपी क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो क्या होगी 2s2 2p1, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, ठीक है, सॉरी 1s2 2s2 ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन हटा तो आपके पास क्या आ गई, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, वो भी इनर्ट गैस वाली, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है ज्यादा। तो ये जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है वो तब होता है जब आपके पास क्या हो, ग्रुप 1। अब इसका कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा कि जो नीचे वाला है उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितना गैप है, थर्ड बहुत ज्यादा है ना, विच मींस जब आपके पास थर्ड वाले को देखते हो, आप थर्ड वाले को देखते हो, n+3 को देखते हो, तो n+3 में m से m+ जाना आसान है, कम एनर्जी लग रही है,
M प्लस से M2 प्लस जाना आसान है, कम एनर्जी लग रही है, लेकिन M2 प्लस से M3 प्लस जाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। ये बात से क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेकंड फर्स्ट वाला है वो क्या है? एल्कली मेटल, ये क्या है? एल्कली अर्थ मेटल। सेकंड वाला क्या है? एल्कली अर्थ मेटल। अब बात ध्यान समझो, अब आप ध्यान समझो, ये एल्कली मेटल, ये एल्कली अर्थ मेटल, ये एल्कली मेटल, ये एल्कली अर्थ मेटल। अब एल्कली मेटल कौन कौन सा होता है? लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए, व्हिच मींस ये अगर लेस देन 10 है तो एल्कली मेटल लेस देन 10 आसपास, देखो n की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको लिथियम लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, तो लेस देन 10 हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं क्या लेता हूं? सोडियम लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, लेस देन 10 हो गया। अगर इसको मैं पोटेशियम लेता हूं तो इसको क्या मैं क्लोरीन ले सकता हूं? नहीं, इसको क्लोरीन नहीं ले सकते, व्हिच मींस ये n+2 जो है, n+2 जो है वो या तो लिथियम होगा या फिर सोडियम होगा। अब ये लिथियम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये लिथियम है, अगर n+2 लिथियम है तो n क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की 3 आयनाइजेशन एनर्जी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1। तो इसकी 3 आयनाइजेशन एनर्जी हो नहीं सकती, व्हिच मींस ये लिथियम नहीं हो सकता। तो अगर ये लिथियम नहीं है तो क्या है? सोडियम। तो n+2 है सोडियम, n+1 है नियॉन और n है फ्लोरीन। तो n क्या आ जाएगा आपका? फ्लोरीन। अगर n फ्लोरीन है तो n आपके पास एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? एटॉमिक नंबर आ जाएगा 9। एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 9। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? n की वैल्यू हो जाएगी 9। n की वैल्यू हो जाएगी 9। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, the first ionization energy, the first ionization energy of ionization potential, IP of sodium, the first ionization potential of sodium is 5.1 electron volt. ठीक है, the value of electron gain enthalpy, the value of electron gain enthalpy of Na plus will be क्या होगी? ठीक है, इसका मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, इसको सिंपल से करना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल करना है। देखो Na से Na प्लस जाने में एक एनर्जी लगती है, ठीक है, वो एनर्जी कितनी है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी लगती है आपकी, ठीक है, ये एनर्जी लगती है 5.1। अब ये एनर्जी देखो, ये कौन सी एनर्जी है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब Na प्लस से Na आओगे तो कौन सी लगेगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये बात समझो कि यहां से यहां जाने में अगर 5.1 लग रही है तो यहां से आने में कितनी लगेगी? 5.1 ही लगेगी। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही होगी? रिलीज। क्योंकि यहां से यहां जाने में जब एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, प्लस में आ रही है, तो यहां से यहां जाने में एनर्जी रिलीज हो रही है, उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। सेम रिएक्शन है, Na से Na प्लस जाना, Na प्लस से Na आना, सेम रिएक्शन है। द ओनली थिंग इज कि यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। जब इलेक्ट्रॉन डालोगे, जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो पॉजिटिव में एनर्जी है, तो जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो किस में आएगी? नेगेटिव में एनर्जी आएगी, व्हिच मींस प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 5.Na का -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following oxides is amphoteric in nature? Which of the following oxide is amphoteric in nature? ये पूछेगा कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है। ऑप्शन में दे रखा आपको SnO2, सेकेंड ऑप्शन दे रखा आपको SiO2, थर्ड ऑप्शन दे रखा आपको, थर्ड ऑप्शन आपके पास है CO2 एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा आपको CO। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे और आपसे पूछा गया है कि कौन सा वाला इसमें क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। कौन सा क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा, है ना। चलिए ठीक है, अब एम्फोटेरिक होने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है। वो चीजें क्या है? ठीक है, तो यह चीज आपको याद होनी चाहिए कि ये सारे के सारे ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, गैलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, इन गैलियम का +3 वाला, Sn का दोनों
+2 और +3 दोनों ही एम्फोटेरिक होंगे, +4 सॉरी, +2 और +4 दोनों ही एम्फोटेरिक होंगे। क्रोमियम का +3 वाला एम्फोटेरिक होगा, वेनेडियम का +5 वाला, Sb का +3 वाला, As का +3 वाला, Pb इस सारे के सारे ऑक्साइड क्या एम्फोटेरिक है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया SnO2, अब Sn का आपने पढ़ रखा है कि Sn+2 Sn+4 क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, तो आपका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। दूसरी चीज आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा ही है, ये नॉन मेटालिक है, ठीक है, ये कार्बन है, नॉन मेटालिक है, कैल्शियम मेटालिक है, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं इनके एम्फोटेरिक होने की, या ये तो एसिडिक होंगे या तो बेसिक होंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एम्फोटेरिक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। इसको अगर देखना है तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में कॉपी कर सकते हो। ये जिंक से लेकर पीबी तक ये सारे के सारे एम्फोटेरिक है विद द चार्ज मैंने आपको दे रखे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The increasing order of the first ionization energy of the elements BPSF ठीक है, लोएस्ट फर्स्ट, ठीक है, ये देखा ऑप्शन में बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन, ठीक है। AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, AIEEE 2006 का, जब शायद तुम में से कई लोग 2-3 साल के थे, है ना, तब का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, बोरॉन। ऑप्शन बी दे रखा है आपको, फास्फोरस, सल्फर, बोरॉन, फ्लोरीन। ऑप्शन सी दे रखा आपको, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। ऑप्शन डी दे रखा आपको, बोरॉन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आपसे पूछा गया किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन कौन से ज्यादा होगी। देखो अब आपको ये पता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल और फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, ठीक है। अगर ऑप्शन देखो तो सेकंड पीरियड वाला फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा, तो फ्लोरीन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे कम दे रखी तो ये तो गलत हो गया ऑटोमेटिकली। इन तीनों में दे रखी तो ये तीनों सही हो सकते हैं, ये तीनों सही हो सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन को हटा दो, ठीक है। अब देख लेते हैं फास्फोरस और सल्फर में, अब कंफ्यूजन आता है फास्फोरस, सल्फर और ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन को फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि ब्रोमीन को हम नहीं गेस कर पाएंगे अभी फॉर द टाइमिंग। फास्फोरस सल्फर का देखते हैं। फास्फोरस सल्फर में फास्फोरस की क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सल्फर की क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है तो अपने एडजेसेंट बॉडी से आगे जंप कर जाता है, करता है कि नहीं करता है, ये हमने पढ़ा है रिवीजन में, है ना, कि वो आगे जंप कर जाता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, सल्फर से ज्यादा किसकी होगी, फास्फोरस की। अब ऐसा केस देख लो जहां पर सल्फर की फास्फोरस की ज्यादा है, देखो फास्फोरस की यहीं पर ज्यादा है, बाकी किसी में भी, इससे तो हमने ऑटोमेटिक पहले गलत कर दिया। अब यहां पर फास्फोरस की सबसे ज्यादा है, इसकी यहां पर कम है, इसमें भी कम है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन यहां से आ जाता है, आप क्वेश्चन पूछोगे सर बोरॉन के तो हमें पता ही नहीं, बेटा आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर इसमें से ढूंढना है। आपको ऐसा ऑप्शन एक ही मिलेगा जहां पर फास्फोरस की ज्यादा होगी, सल्फर की, ये मिला है, लेकिन यहां पर फ्लोरीन की उन्होंने कम कर दी, तो ऑटोमेटिकली अगर फ्लोरीन की कम कर दी तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा, जहां पर फास्फोरस की ज्यादा है सल्फर से और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इसमें और फास्फोरस से ज्यादा सल्फर से, बोरॉन का निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, आंसर डी हो गया, ठीक है। तो याद रखना कि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सकता है कि वो ऐसा कुछ उल्टा सीधा दे दें, इसकी वैल्यूज आपको नहीं पता हो या याद नहीं करना हो, तो वो चीज आपको याद करनी ही नहीं है बेटा। आपको ये चीज समझनी होगी कि आपके पास फ्लोरीन सबसे ज्यादा बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है, आप कहां से सबसे सही आंसर निकाल सकते हो, आपको निकालने की जरूरत नहीं। आपको पता है फास्फोरस सल्फर ज्यादा तो बिल्कुल ये आंसर लिख दो, और आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा तो सबसे आगे इसको लिख दो, बस इतना करोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जहां पर ये केस बन रहा होगा कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है और फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा है। अगर ये सिर्फ एक ही केस है तो आप उसको आंसर टिक करोगे, ठीक है। सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन इसीलिए ध्यान में कराया, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। तो ओनली थिंग इज एग्जामिनेशन आप फंसोगे और ये बोलोगे कि बोरॉन को कैसे कंपेयर करें। बेटा बोरॉन को कंपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास यहां पर देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये तीन ऑप्शन होंगे, पहला गलत हो जाएगा, और फास्फोरस सल्फर से ज्यादा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आंसर डी हो जाएगा। बोरॉन को कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं, बोरॉन उसने ऑटोमेटिकली कंपेयर करके दिया है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। In which of the
फॉलोइंग अरेंजमेंट सॉरी SS3 और SBS3 इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, और सी था ये ऑप्शन, और डी ऑप्शन आपके पास बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटन अगेंस्ट इट, तो प्रॉपर्टी जो लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये क्या, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नीचे करना शुरू करते हैं, देखो आपके पास बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन, यहां पर नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की है, सॉरी ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की है, और ऑक्सीजन के बाद फिर कार्बन और बोरॉन, तो ये सिंपल है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें क्या देखना है, नॉट स्ट्रिक्टली पूछा गया है ना, व्हिच मींस हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये तो करेक्ट है, ये आंसर नहीं हो सकता। चलिए अब ऊपर से देखना शुरू करते हैं, H2O H2S H2TSE H2TE। अब ये बताओ कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, H2O की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी या H2TE की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, जब साइज बढ़ता जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, वीक होती जाती है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान, और अगर बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो H+ जल्दी निकलेगा, H+ जल्दी निकलेगा तो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, व्हिच मींस क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते समय बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रही है, H जल्दी टूट रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो अगेन ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि डाउन द ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, तो करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। नेक्स्ट अगेन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगेन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो डाउन द ग्रुप जाते समय एसिडिक स्ट्रेंथ अगेन इंक्रीज करेगी, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अच्छा इसमें देखो डाउन द ग्रुप बेसिक पूछ लिया, एसिडिक नहीं पूछा है। अब अगर डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है तो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करनी चाहिए, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो NH3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी या SbH3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, NH3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, तो इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। या आप इसको इस तरह समझो कि आपके पास जो NH3 है उसमें जो लोन पेयर है और PH3 है उसमें जो लोन पेयर है, कौन जल्दी आसानी से डोनेट करोगे, NH3 वाला। क्यों, क्योंकि NH3 वाला हाइब्रिडाइज्ड है, अगर वो हाइब्रिडाइज्ड है तो जब वो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बन रहा है तो ये जल्दी डोनेट करेगा, और जल्दी डोनेट करेगा व्हिच मींस क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, व्हिच मींस NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, SbH3 की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। इसको आप उल्टा भी सोच सकते हो कि यहां पर जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हो SbH3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और NH3 की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर ऐसा है व्हिच मींस डाउन द ग्रुप जाते समय एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, और अगर डाउन द ग्रुप जाते समय एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। इसने क्या रखा है, इंक्रीज लिखा है, तो ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि हमने नॉट करेक्ट ढूंढना, हमें क्या ढूंढना है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो बेटा बस यही क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। अगर आप ध्यान से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करी है ताकि इसमें सारा टॉपिक्स आपके कवर हो जाए, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट रिविजन लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं किसी और टॉपिक किसी और दिन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वी मीट यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।